हमने देखा कि समिति जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित हुए व्यक्तियों का समूह है या समूह कह सकते हैं, वो आगे हम देखते हैं समिति की परिभाषा या समिति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, समिति को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या समाजशास्त्र में समिति को किन अर्थों में परिभाषित किया गया है। तो आप जानते ही हैं कि समाजशास्त्र का एक पैटर्न, समाजशास्त्र में एक पैटर्न होता है जिसमें किसी भी अवधारणा को परिभाषित करने के पूर्व उस विषय से संबंधित जो भी महान समाजशास्त्री हैं, विषय के जानकार हैं, उन्होंने उस विषय पर क्या कहा, क्या परिभाषाएं दी, इसको हमें जानना रहता है और तदुपरांत उन समाजशास्त्रियों के दिए परिभाषा के आधार पर हमें एक नई परिभाषा बनानी होती है। तो इस लेक्चर में हम भी उसी पैटर्न का अनुसरण करने वाले हैं, अर्थात सबसे पहले हम समाज समिति की इस परिभाषा में अनेक समाजविदों जैसे मैकाइवर एवं पेज जो महान समाजशास्त्री हुए हैं, बोगार्ड्स, गिन्सबर्ग, आकबर्न एवं मिनकाफ, सिरोकिन, जो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समिति का अध्ययन किया है, ऐसे समाजशास्त्रियों के दिए परिभाषा को सबसे पहले देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने समिति के बारे में क्या कहा है या मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है या कैसे परिभाषित किया है मैकाइवर एवं पेज ने। तो अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, समिति किसी एक सामान्य उद्देश्य या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह है। मैं पुनः एक बात दोहरा रहा हूं कि समिति किसी एक सामान्य उद्देश्य, यहां से यहां तक एक लाइन है, किसी एक सामान्य उद्देश्य या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यहां से यहां तक है, कोई एक सामान्य उद्देश्य हो सकता है या बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए, जिसकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह है। ये महत्वपूर्ण शब्द है, संगठित समूह, यानी व्यक्तियों का समूह है जो कैसा है, संगठित है। मैकाइवर एवं पेज के इस कोटेशन से हमें पता चलता है कि समिति व्यक्तियों का समूह है, यानी बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलकर समूह बनाते हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ व्यक्ति शब्द का उल्लेख नहीं किया है, किंतु संगठित लिखा हुआ है और व्यक्ति जो है संगठित हो सकते हैं, अपनी चेतना को लेकर जागरूक होकर आपस में संगठित होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ व्यक्तियों का के संदर्भ में ही इस कोटेशन का उल्लेख किया गया है। तो समूह, ऐसा समूह यानी लोग आपस में मिलजुल कर एक समूह बनाते हैं और समूह बनाने के बाद कैसा, संगठित समूह बनाते हैं, एक संगठन तैयार करते हैं। इस संगठन को तैयार करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, तो किसी एक सामान्य उद्देश्य, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर या एक समान उद्देश्य को इच्छा रखने वाले लोग या अनेक उद्देश्य, और बहुत सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोग जिनके एक समान उद्देश्य है या अनेक उद्देश्य हैं, ऐसे लोग आपस में मिलकर एक संगठन तैयार करते हैं, संगठित समूह तैयार करते हैं और इसके माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आप ध्यान देंगे कि यहां संगठित समूह लिखा हुआ, संगठित लिखा हुआ है, यानी समूह कैसा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त मानो कोई मदारी का खेल देख रहे लोगों का जो भीड़ है, क्या हम उसे समिति कह सकेंगे? हम उसे समिति नहीं कह सकते मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, क्योंकि वह समूह संगठित नहीं है।
वहां सभी व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, किंतु संगठित नहीं है, अतः हम उसे संगठित समूह या समिति नहीं कह सकते। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का समूह समिति नहीं कहलाएगा। सिनेमा हॉल से शो देखने के बाद बाहर निकल रहे लोगों का समूह समिति नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह समूह संगठित नहीं है। तो मैकाइवर एवं पेज ने इसे बताया है कि समिति अनेक उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों का समूह है जो संगठित होता है। इसके आधार पर मैकाइवर एवं पेज यह भी बताना चाह रहे हैं कि समिति केवल साधन, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। समिति तो केवल एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, और इसीलिए वह समिति का निर्माण करता है। हमारे एक और महान समाजशास्त्री हैं होगार्ट्स, उन्होंने भी समिति को परिभाषित किया है और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करना है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करना है। यानी जब व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति के लिए आपस में मिलते हैं और सम्मिलित यानी सामूहिक रूप से दो आपस में मिलकर कार्य करते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ऐसे समूह को हम समिति कह सकते हैं। होगार्ट्स के अनुसार ये कोटेशन है जहां विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति, यानी किसी उद्देश्य की पूर्ति के ध्यान में रखकर समिति का निर्माण किया जाता है। यानी समिति व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन है। इसके माध्यम से वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और मिलकर कार्य करता है। यानी समिति में व्यक्ति जो होते हैं वो जागरूक होते हैं और आपस में मिलकर सामूहिक रूप से उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते हैं। तो होगार्ट्स का कोटेशन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करना है। एक अन्य समाजशास्त्री भी हैं गिन्सबर्ग भी कहा जाता है। तो इनके अनुसार देखिए समिति को कैसे इन्होंने परिभाषित किया है। तो गिन्सबर्ग कहते हैं कि समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो कि एक विशेष लक्ष्य या विशेष लक्ष्यों की दृष्टि में संगठित हो। पुनः मैं एक बार पढ़ता हूं कि समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो कि एक विशेष लक्ष्य या लक्ष्यों की दृष्टि में संगठित हो। तो गिन्सबर्ग का यह कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें विस्तार से कि किन किन चीजों को इन्होंने अपने परिभाषा में शामिल किया है। तो सबसे पहले परस्पर संबंधित का मतलब है आपस में जुड़े हुए। तो कौन जुड़े हुए? उन सामाजिक प्राणियों का समूह। यहां लिखा हुआ है सामाजिक प्राणियों का समूह, यानी प्राणियों का समूह नहीं, सामाजिक प्राणियों का समूह। सामाजिक प्राणी से तात्पर्य है व्यक्ति। मनुष्य एक समाज में रहता है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज के बिना मनुष्य का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो सामाजिक प्राणी का तात्पर्य यहां मनुष्य से है, यानी मनुष्यों का समूह है। तो कैसा समूह? जो आपस में परस्पर संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि एक विशेष लक्ष्य या विशेष लक्ष्यों, उनका उद्देश्य एक हो सकता है या
अनेक हो सकता है। जो एक विशेष लक्ष्य या बहुत सारे लक्ष्य हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर ये व्यक्तियों का समूह आपस में संबंधित रहते हुए संगठित होते हैं। संगठित हो, संगठित का मतलब है आपस में मिलकर एक संगठन तैयार करें। और यहां न केवल संगठन है, बल्कि संगठन को चलाने के लिए अनेक नियमों, कार्य विधियों, अनेक अनुशासन यानी समिति को संगठित रखने के लिए अनेक नियम बनाए जाते हैं, नियमों की संरचना होती है, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है, और इसके बाद माध्यम से वह संगठन अपने सदस्यों को संगठित करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो समिति वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है, व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, और इस बीच वह आपस में संबंधित होते हैं। सारे सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सामूहिक रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो जिस वर्ग का यह कोटेशन अति महत्वपूर्ण है। समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो विशेष लक्ष्य या लक्ष्यों की दृष्टि में संगठित हुए। 5वें नंबर पर हम महान समाजशास्त्री गिलिन के कोटेशन को देखते हैं कि उन्होंने समिति को किस रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने भी समिति को एक संगठन के रूप में बताया है। तो आइए देखते हैं किस रूप में परिभाषित किया है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए संयुक्त हो तथा मान्य या स्वीकृत कार्यविधि और व्यवहार की रीति से संगठित हो। पुनः एक बार मैं दोहराता हूं कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए संयुक्त हो तथा मान्य या स्वीकृत कार्यविधि और व्यवहार की रीति से संगठित हो। व्यवहार की रीति से संगठित हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है गिलिन ने। इन्होंने एक नया शब्द जोड़ा है, मान्य या स्वीकृत कार्य विधि और व्यवहार की रीति से संगठित। देखते हैं कि गिलिन क्या कहना चाहते हैं। गिलिन के अनुसार समिति व्यक्तियों का समूह है। इन्होंने भी वही कहा है कि समिति जो है वह व्यक्तियों का समूह है और किसलिए गठित हुआ है, एक उद्देश्य या उद्देश्यों, एक हो सकते हैं उद्देश्य या बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, के लिए संयुक्त हो, यानी इकट्ठे हुए लोगों का समूह है। यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़े हो तथा ये नया वर्ड है मान्य या स्वीकृत कार्यविधि और व्यवहार की रीति से संगठित हो। यानी मान्य स्वीकृत कार्यविधि यानी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी समाज द्वारा मान्य हो ऐसे संगठन को, ऐसी इसे समाज की स्वीकृति हो और उसकी एक कार्य प्रणाली हो जो संगठन के सारे सदस्यों को नियंत्रित करता हो, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करता हो और उन्हें व्यवहार करने के लिए या उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उन पर नियंत्रण रखते हुए ये उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक हो, ऐसा संगठन समिति कहलाता है। तो उपरोक्त 5 समाजशास्त्रियों के परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया, जिसमें मैकाइवर एवं पेज, दूसरे नंबर पर हमने देखा बोगार्ट्स को, तीसरे नंबर पर जिन्सबर्ग को, चौथे नंबर पर आकबर्ग एवं निमकाप को
और 5वें नंबर पर गिलिन एंड गिलिन ने परिभाषा की क्या परिभाषाएं दिए हैं, यानी क्या परिभाषाएं दिए हैं, इनका अध्ययन किया हमने। तो इनमें या उपरोक्त समाज शास्त्रियों के दिए परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि इन्होंने समान बातें की, अर्थात समिति को व्यक्तियों का समूह बताया है जो किसी उद्देश्य या स्वार्थ या लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपस में संगठित होते हो और उनका यह व्यवहार उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उस संगठन में कुछ नियम कानून भी बने होते हैं जो उनको नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करने के साथ साथ आपस में संगठित रहते हुए सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी समिति एक साधन है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसमें एक समान हित या स्वार्थ वाले लोग आपस में संगठित होकर सामूहिक प्रयत्न करते हैं। तो यही जो संगठन है जिसमें लोग आपस में जुड़े होते हैं और मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसी संगठन को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में हम एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में व्यक्तियों के संगठित समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य या स्वार्थ की पूर्ति के लिए संगठित हुए हों, जिनका व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत हो, समाज द्वारा मान्य हो और एक निश्चित कार्य प्रणाली के माध्यम से संगठन में रहते हुए वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इसके लिए जो निर्मित संगठन है या समूह है वही समिति कहलाता है। चौथे नंबर पर हम अकबर एवं निमकाब ने जो समिति की परिभाषा दी है उसको देखते हैं। तो अकबर एवं निमकाब ने कहा है कि समिति एक संगठन है। पुनः उसी बात को दोहरा रहे हैं कि समिति एक संगठन है जो प्रायः स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी बनाया जाता है का मतलब है कि समिति का निर्माण किया जाता है। समिति स्वतः नहीं बनता है, समिति को लोगों द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों या हितों की पूर्ति के लिए मनुष्य स्वयं बनाता है। और संगठन है, यानी एक व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कुछ नियम एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था से संगठन तैयार करते हैं और कार्य प्रणालियों या नियमों के माध्यम से वह अपने सदस्यों को संगठित रखते हुए स्वार्थों की पूर्ति के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। तो अकबर एवं निमकाब का यह कोटेशन महत्वपूर्ण है कि समिति एक संगठन है जो प्रायः स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो ये समिति यहाँ यह भी पता चल रहा है कि समिति यहाँ साधन का काम करता है। और कौन सी साधन? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन का कार्य करता है। संगठन, यहाँ जिन्सबर्ग ने भी कहा कि संगठन, और यहाँ अकबर एवं निमकाब ने भी कहा कि संगठन, यानी संगठित होते हैं। यानी संगठन को चलाने के लिए नियमों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था भी बनानी होती है और उसी के माध्यम से वह अपने सदस्यों को नियंत्रित करके रखता है, संगठित करके रखता है, परस्पर जोड़े रखता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है।